अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एजम्पशन पर। इससे पहले हमने नंबर सीरीज़ पर बात की थी, मिसिंग नंबर्स पर। आज की वीडियो में एजम्पशन और स्टेटमेंट और एजम्पशन पर बात होगी, इसके क्वेश्चंस पर बात होगी। एक बात जो आप सबके जहन में होनी चाहिए, हमारे पास जो MD-CAT के सिलेबस में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसमें से एक कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, काज एंड इफ़ेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ होता है। ठीक है, नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर्स और उस तरह सिंबल सीरीज़, लेटर वगैरह, इन सब के अलावा जितने भी ये चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे के साथ ज़्यादातर लिंक होती है। ठीक है, इनमें से लिंक किस तरह से होती है, लॉजिकल प्रॉब्लम वाली थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा। लेकिन बाकी जो कोर्स ऑफ एक्शन है, काज एंड इफ़ेक्ट वगैरह है, तो ये ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट्स दी जाती है और फिर उससे हमने कुछ अंदाज़ा लगाना होता है। तो एजम्पशन भी उस सिलसिले की एक कड़ी है, जो उसमें सबसे पहला है हमारे पास टॉपिक है, वो एजम्पशन ही होता है। एजम्पशन का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग है मफरूज़ा, मतलब किसी चीज़ को परस करना। ठीक है, तो हमें इसमें क्या होगा, हमें कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट में एक मिसिंग लिंक होगा जिसको हमने फाइंड करना होगा। अब एजम्पशन के अलावा हमारे पास और क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा। कंक्लूजन के अलावा इन्फेरेंस भी एक किस्म के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट होगा फिर इन्फेरेंस होगा, उसका क्या मतलब है, उसको कहते हैं अंदाज़ा लगाना। उस पर मैं एक और वीडियो में डिटेल से बात करूंगा, तो वो भी फिर आप लोग समझ जाएंगे। कभी कभी टेस्ट में वो भी आ जाते हैं, तो इन सब पर डिटेल से बात होगी। लेकिन आज की वीडियो में जब आप एजम्पशन के क्वेश्चन समझ जाएंगे, तो फिर अगले टाइम जब हम कोर्स ऑफ एक्शन पर क्वेश्चन करेंगे, काज एंड इफ़ेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपको इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। हमें तरतीब से स्टेप वाइज जाना होगा, तो तभी आप इसका जो सिलसिला है वो समझ सकते हैं। और एक बात ये जहन में बिठा लें कि अगर कोई कहता है कि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह है, तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आपने इसको डिटेल से समझना होगा स्टार्ट से, तो तभी आप इसमें मतलब वो मास्टर हो जाएंगे। आपसे फिर कभी इसके क्वेश्चंस में कोई गलती होगी ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहले एग्जांपल को एजम्पशन समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले एग्जांपल में है, एक स्टेटमेंट मैंने दिया है कि सचिन इज़ ए फाइन बैट्समैन, ये पहली बात। और फिर दूसरी बात कही है कि फाइन बैट्समैन ऑलवेज ट्राई टू मेक हिज टीम विन। अब दो बातें हो गई। पहली बात कि सचिन एक अच्छा बैट्समैन है और जो अच्छे बैट्समैन होते हैं वो हमेशा अपनी टीम को जिताते हैं, ये दो बातें। तो तीसरी बात मैंने ये लिखी इन दो बातों की बुनियाद पर कि सो इंडिया विल विन। क्यों मैंने इस तरह लिखा, मतलब अब ये एक वेल एक्सप्लेन सेंटेंस है। पहली बात मैंने ये की कि सचिन जो है वो एक अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि वो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ इस तरह। तो फिर फाइन बैट्समैन जो होता है वो हमेशा टीम को जिताता है, तो चूंकि वो इंडिया की टीम में है, इसीलिए इंडिया की टीम जो होगी वो जीत जाएगी। ये मैंने एक सेंटेंस जो है वो लॉजिकली एक कंप्लीट सेंटेंस आपको बता दिया, जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब इस चक्कर में ना पड़े कि सचिन किस तरह जितवा सकता है, उसके लिए तो बॉलर्स भी चाहिए होंगे, टीम एक पूरी बैलेंस होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं। लॉजिकल रीजनिंग में जितना आपको बताया जाता है, आपने सिर्फ उतना ही मानना होता है। ठीक है, अब ये मैंने एक कंप्लीट लॉजिकल सेंटेंस आपको बता दिया, इसमें कुछ मिसिंग नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं, मैंने दूसरी तरफ लिखा नंबर 1 पर कि बाबर इज़ ए फाइन बैट्समैन। सेम यही चीज़ है, बस बाबर, सचिन की जगह मैंने बाबर कर दिया। और फिर मैंने लिखा 2 नंबर के सो पाकिस्तान विल विन। अब यहाँ पर बात क्या है, ये लॉजिकली मतलब हमने अगर देखा जाए, इस सेंटेंस को देखा जाए, आप अपने माइंड को यूज़ करें, तो इसमें कोई कुछ ना कुछ मिसिंग है ना। मिसिंग क्या है, ये बात मिसिंग है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। मैंने आपको बस 2 वर्ड्स में बता दिया कि बाबर फाइन बैट्समैन है तो पाकिस्तान गेम जीतेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर वो फ़ैन बैट्समैन है तो पाकिस्तान जीतेगा। क्यों? क्योंकि फ़ैन बैट्समैन हमेशा अपनी टीम को जिताता है। तो ये बात मैंने इस वाले में से दरमियान में से स्किप कर दी, मतलब ये हमने इससे निकाल दी। तो ये असल में अगर हमें फिर इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन में दिया जाए और फिर उसके बाद एजम्पशंस लिखे होंगे, तो अगर एजम्पशन में ये मौजूद हुआ तो ये बिल्कुल सही एजम्पशन होगा। क्योंकि इन दो बातों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें दरमियान में ये वाली बात भी ज़रूर आएगी। पाकिस्तान तभी जीतेगा जब अच्छे बैट्समैन उसको जिताएंगे, और बाबर एक अच्छा बैट्समैन है, तो हम ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ, फाइन बैट्समैन अपनी टीम को जिताता है। ठीक है, तो ये था एजम्पशन। इस तरीके से हमने मफरूज़ा कायम करना होगा। तो यहाँ पर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, सो एजम्पशन इज़ ए मिसिंग लिंक विच वी वेल काट यूजिंग गिवन स्टेटमेंट। मतलब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उसी स्टेटमेंट में से हमें जो है एजम्पशन को निकालना होगा, उसी को देख कर हमने एजम्पशन में देखना होगा कि कौन सा मफरूज़ा, कौन सी एजम्पशन हमारी ठीक होगी और कौन सी गलत होगी। जो चीज़ आपको स्टेटमेंट में बताई जाए
उसी से निकालनी है। याद रखें, ख़ुद से नहीं, ख़ुद से आप मतलब इस तरह तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन ख़ुद की बात नहीं होगी। हम स्टेटमेंट को देखकर, स्टेटमेंट में जो पर्सन हमें जो कुछ बता रहा होता है उसको पिक करके उसके बाद हमने एजम्पशंस को वन बाय वन देखना होगा और उसके हिसाब से सही एजम्पशन जो है उसको हमने निकालना होगा। अब नेक्स्ट बात, स्टेटमेंट का इसमें एक दो बातें ज़रूरी है एजम्पशन के क्वेश्चन में, ये आपने अपने जहन में बिठानी होगी। पहली बात, स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। मतलब ये हुआ इसका, स्टेटमेंट के रीस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर आपको स्टेटमेंट दी जाए और फिर एजम्पशन में आपको 2-3 एजम्पशंस भी दिए जाएंगे जिसमें से सही और गलत ढूंढना होगा, तो अगर स्टेटमेंट का ही कुछ हिस्सा आपको जो है दोबारा लिखवाया गया हो तो वो हमेशा गलत होगा, वो कभी सही एजम्पशन नहीं हो सकता, क्योंकि एजम्पशन का मतलब मफरूज़ा है, हम उस बात को फ़र्ज़ करते हैं। तो जब आपको स्टेटमेंट वाली ही बात वापस दी जाए तो उसका मतलब वो तो 100% सही होगी, तो उसमें फिर मफरूज़ा कहाँ से आ गया। इसीलिए स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हम हमेशा गलत मानेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें होती है, आइदर आर केस इसमें नहीं लगता 99%, बल्कि मैं कहता हूँ 100% नहीं लगता। जब आपके पास एजम्पशन का क्वेश्चन आ जाए तो ये समझ जाओ इसमें आइदर आर केस नहीं लगेगा, ठीक है, कभी भी नहीं लगता। तो आंखें बंद करके उस ऑप्शन को तो आपने बस नहीं मानना कि आइदर आर केस इसमें नहीं लग सकता। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा लगता है, वो फिर मैं जब वीडियो करूँगा उसमें बताऊँगा अभी कि कब लगेगा, क्यों लगेगा, वो सारी बातें। अभी सिर्फ हम एजम्पशन पर आज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बातें अपने जहन में रख दे जितना मैंने आपको बताया, और क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें स्टेटमेंट है कि द बॉय इज़ टू ऑनेस्ट नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। इस सेंटेंस का मतलब पहले समझे। इन क्वेश्चन में ये भी बात होती है कि आपको मीनिंग का तो पता होना। ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात पर वो हो जाते हैं इससे कि यार ये तो इतने मुश्किल वर्डिंग इन्होंने की हुई है तो हमें इसकी समझ किस तरह से आएगी और इस तरह, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको बस थोड़ा सा उसका लॉजिक समझना होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर वो क्या कह रहे हैं उसको समझना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अब हो सकता है किसी के जहन में ये हो कि इस सेंटेंस का ये मतलब बन जाएगा कि लड़का चूँकि ज़्यादा ईमानदार है तो वो सच नहीं बोल रहा। नहीं, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है द बॉय इज़ टू ऑनेस्ट नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लड़का इतना ईमानदार है कि वो झूठ नहीं बोलता। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ट्रूथ इस्तेमाल हुआ है, इसको अपने इंग्लिश टीचर के साथ डिस्कस करें, वो आपको अच्छे से समझा देगा। जब कभी टू इस्तेमाल हो जाए ना तो फिर ये मतलब वो नेगेटिव सेंस में फिर बात आती है। उसके बाद जो होती है कभी कभी कभार इस तरह का सेंटेंस आ जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या है, मीनिंग इसकी ये है कि लड़का इतना ईमानदार है कि वो झूठ नहीं बोलता। ट्रुथ को देखकर ये नहीं कहना, मतलब वो लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना इसका। अच्छा, अब एजम्पशंस में क्या है, हमें स्टेटमेंट का तो पता चल गया। अब स्टेटमेंट में जितना कुछ है इसको जहन में रखें, ठीक है। इसके हिसाब से हमने एजम्पशन को देखना होगा। पहली बात की जा रही है वेरी ऑनेस्ट बॉयज आल्सो टेल्स लाइज। तो ये तो स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि लड़का इतना ईमानदार है कि वो झूठ बोलता ही नहीं है। तो मतलब ईमानदार लड़के झूठ नहीं बोलते, इस तरह कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये है कि वेरी ऑनेस्ट बॉय आल्सो टेल्स लाइज। इसका मतलब कि फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट एजम्पशन ये गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं हुआ। दूसरा एजम्पशन देखें, डिसऑनेस्ट बॉयज आल्सो स्पीक द ट्रूथ। ये हमारे पास दूसरा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लड़के ईमानदार नहीं होते वो भी सच बोलते हैं। तो क्या इसकी कोई बात की जा रही है? हमारे पास स्टेटमेंट में ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि ईमानदार लड़के झूठ नहीं बोलते। अब जो ईमानदार ना हो, डिसऑनेस्ट लड़के, उनकी तो बात ही नहीं की गई थी। तो जब उनकी बात ही नहीं की गई तो उनके बारे में हम कैसे मफरूज़ा कायम कर सकते हैं? इसका मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा, वन भी गलत हो जाएगा। तो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? नाइदर वन नॉर टू इज़ इम्प्लिसिट। मतलब दोनों मफरूज़े, दोनों एजम्पशन जो है वो दोनों के दोनों गलत है। अब याद रखें, मैं बाकी क्वेश्चन में मतलब ये चीज़ें नहीं लिखूंगा कि ओनली वन ओनली टू, बस डायरेक्ट आपको बताऊंगा या तो ओनली वन आंसर होगा या ओनली टू, या बोथ। आइदर का केस कभी नहीं लिख सकता, ये तो मैंने आपको बता दिया, या नाइदर, मतलब ये कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू इज़ इम्प्लिसिट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में स्टेटमेंट है एक्स एयर कंडीशनर द लार्जेस्ट सेलिंग नेम विद द लार्जेस्ट रेंज इन एडवर्टाइजमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि जो एक्स एयर कंडीशनर है तो वो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है और सबसे ज़्यादा वैरायटी है उनकी, ठीक है। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, इसको आपने जहन में रखना है और हम इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर एजम्पशंस को देखेंगे। पहला एजम्पशन देखें, एक्स एयर कंडीशनर इज़ द ओनली वन विद द वाइड वेरिएशंस। ये पहली बात कही जा रही है। अब
हमें स्टेटमेंट में ऐसी तो कोई बात नहीं की गई थी ना कि सिर्फ एक्स एयर कंडीशनर ही ऐसा है जो कि मतलब उसमें वाइड वेरिएशंस होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये था कि एक्स एयर कंडीशनर जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है सेलिंग के हवाले से और उनके पास वैरायटी भी ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके पास वैरायटी ज़्यादा है, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। मतलब ये एजम्पशन जो हुआ ये सरासर गलत हो जाएगा। बाकी के बारे में कोई बात स्टेटमेंट में नहीं की गई थी, सिर्फ एक्स एयर कंडीशनर के बारे में बात की गई थी। तो इसकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाना कि सिर्फ एक्स एयर कंडीशनर ही हमारे पास ऐसा है कि वो उसके पास ज़्यादा वैरायटी होगी, ये बात गलत हो गई। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है कि देयर इज़ ए डिमांड फॉर एयर कंडीशनर्स इन द मार्केट। तो ये स्टेटमेंट एजम्पशन जो है ये हमारे पास बिल्कुल सही होगा। उसकी वजह क्या है? अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तो तभी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी ना। अगर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट की ही इसीलिए है कि लोगों को इसकी मतलब डिमांड है, एयर कंडीशनर की डिमांड है, इसी वजह से उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। तो जो दूसरा एजम्पशन है इसको हम बिल्कुल सही मान सकते हैं। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब कि ओनली टू इज़ इम्प्लिसिट। हम यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू इज़ इम्प्लिसिट। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है टू बाई ए टीवी एक्स कंटेक्ट वाई द सोल एजेंट ऑफ एक्स टीवी एन एडवर्टाइजमेंट। अब स्टेटमेंट को समझ ले, एक बार फिर से एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है। कहा जा रहा है अगर आप टीवी एक्स बाई करना चाहते हो तो आपको वाई से कंटेक्ट करना होगा जो उसका एजेंट है, ठीक है। मतलब हमें एक्स टीवी अगर बाई करना हो तो उसके लिए वाई से कंटेक्ट करना है। स्टेटमेंट में इतना ही कहा जा रहा है। अब इसकी बुनियाद पर हमने एजम्पशन को देखना है। पहली एजम्पशन को देखे, कहा जा रहा है पीपल जनरली प्रेफर टू बाई टीवी थ्रू सोल एजेंट। ये हमारे पास पहला हो गया। तो ये बात सही है, गलत नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? अगर उन्होंने कहा है कि हमारे पास टीवी एक्स बाई करने के लिए अगर हमें टीवी एक्स बाई करना हो तो उसके लिए वाई से कांटेक्ट करें जो कि उसका सोल एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इस तरह क्यों दी होगी, क्योंकि वो लोगों की डिमांड को देखेंगे ना, वो लोगों की जो होगी ज़रूरियात होगी, जो उनकी मतलब वो किस तरीके से बाई करना चाहते हैं टीवी को, उसके हिसाब से वो लोग एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। लोगों की पसंद नापसंद को देखकर ही कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एजेंट की बात की है तो लोग टीवी को एजेंट के थ्रू ख़रीदना पसंद करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बनाई है। इसका मतलब कि जो हमारे पास एजम्पशन 1 होगा वो ठीक हो जाएगा। एक ज़रूरी बात, आपने इसमें ये नहीं देखना कि हमारे यहाँ इस तरह तो नहीं होता, हम तो अगर टीवी सेट बाई करते तो बाज़ार में जाकर बाई कर लेते, एजेंट वगैरह की तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, आपको जितना स्टेटमेंट में कहा जाए उस हिसाब से आपने एजम्पशन को देखना होगा। आपने हमेशा ये देखना होगा कि स्टेटमेंट में आकर आपको कहना क्या चाहता है, ठीक है। जिसने स्टेटमेंट दी है वो आपसे कहना क्या चाहता है उसको समझना है, उसके बाद एजम्पशन को आपने देखना है। ख़ुद के अंदाजे की बुनियाद पर आपने एजम्पशन नहीं करना, मतलब मफरूज़ा कायम नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है कि द टीवी प्रोड्यूसिंग कंपनीज डू नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। अब एक बात यहाँ पर ये नेगेटिव एजम्पशन है, मतलब हमें इस एडवर्टाइजमेंट स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था ना कि बग़ैर एजेंट के टीवी को ख़रीदा नहीं जा सकता। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप टीवी एक्स को बाई करना चाहते हो तो वाई से कांटेक्ट करें जो कि उसका एजेंट है, लेकिन ये नहीं कहा था कि हम बग़ैर एजेंट के टीवी बेचते ही नहीं है। ये इसकी तो कोई बात नहीं हुई थी। इसका मतलब ये सरासर गलत हो जाएगा। नंबर 2 1 सही था। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, आंसर इसका आएगा 1 इज़ इम्प्लिसिट ओनली। करेक्ट ऑप्शन सिर्फ 1 है। क्वेश्चन 4 को देखें। इसमें कहा जा रहा है ओपनिंग ए लाइब्रेरी इन ए विलेज ए बी विल बी ए वेस्टेज। अब किसी गांव में, मतलब कोई ए बी गांव है, वहाँ पर लाइब्रेरी का खोलना एक मतलब वक्त का ज़िया है, मतलब एक वेस्टेज है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमसे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। अब एजम्पशंस देखते हैं कि इसकी एजम्पशंस क्या हो सकती है। पहली बात, इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज ए बी आर इलिटरेट। मतलब ये हुआ कि वहाँ ए बी गांव के जो लोग हैं वो सारे के सारे मतलब तालीमी याफ्ता नहीं है, मतलब उन्होंने तालीम नहीं की, इसीलिए लाइब्रेरी का खोलना वहाँ पर वेस्टेज है और मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एजम्पशन ज़्यादातर सोचेंगे कि ये एजम्पशन तो सही है, हो सकता है कि इस तरह हो, इसी वजह से तो उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि लाइब्रेरी का खोलना वेस्टेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पास एजम्पशन कम्प्लीटली गलत होगा। एक बात और याद रखें, शायद कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये भी हो कि एजम्पशन तो फिर कुछ भी हो सकता है, जब मफरूज़ा ही है तो मफरूज़ा तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो जब होने को कुछ भी हो सकता है तो फिर तो हमें सारे ऑप्शन ही मतलब वो कहने चाहिए कि सारे के सारे एजम्पशन सही है। एजम्पशन तो हमें दिए जाते हैं ना, होने को कुछ भी हो सकता है, वो उन्होंने दिया होता है, लेकिन आपने स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है कि कौन सा एजम्पशन स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट होगा।
वरना तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मतलब ये तो हो सकता है कि हो सकता है उसके गांव के सारे लोग तालीमी याफ्ता ना हो, लेकिन हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे। स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं की गई कि वहाँ के लोग जो है गैर तालीमी याफ्ता है इसीलिए वहाँ पर लाइब्रेरी का खोलना वेस्टेज है। मतलब ये ऑप्शन सरासर गलत हो जाएगा। सारे लोगों के बारे में ये कहना इस बात की बुनियाद पर कि लाइब्रेरी का खोलना वेस्टेज है, ये गलत होगा। लाइब्रेरी का खोलना वेस्टेज क्यों हो सकता है, मैं आपको ऑप्शन फिर देता हूँ। और भी दूसरा जो एजम्पशन है उसकी तरफ देखे, उसमें कहा जा रहा है इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज ए बी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। अब इतनी बड़ी बात कहना ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? अगर वो मतलब कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी का खोलना इसीलिए वेस्टेज है कि वहाँ के जो लोग हैं विलेज ए बी के वो पढ़ना पसंद नहीं करते। अब ये भी सरासर गलत हो जाएगा। हम दोनों अजम्पशन में सारे लोगों की बात की गई है और ये सरासर गलत होता है। हम सारे लोगों के बारे में इस तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात की बुनियाद पर कि लाइब्रेरी का खोलना वेस्टेज है। क्यों? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर पहले से एक दो लाइब्रेरीज़ मौजूद हो जहाँ पर लोग आते जाते हो, या इसके अलावा इस तरह भी हो सकता है कि वहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हो और किसी और लाइब्रेरी की ज़रूरत ही ना हो सिरे से। इसी वजह से उन्होंने शायद ये बात की होगी कि वहाँ पर लाइब्रेरी का खोलना क्या है, वो वेस्टेज है। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि गाँव के सारे लोग या तो बिल्कुल पढ़ना लिखना जानते ही नहीं या सारे के सारे लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये दोनों बातें सरासर गलत हो जाएगी। इसका मतलब कि जो इसका आंसर होगा neither one nor two is implicit। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पॉलिसी alone that indiscipline in our industries can be contained in and equality of life ensured to the workers। अब बात क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पॉलिसी जो होती है वो क्या कर सकती है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में इनडिसिप्लिन है उसको जो है कंटेन किया जा सकता है और जो वर्कर्स है उनकी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है अगर इस पर काम किया जाए तो। अब यहाँ पर एजम्पशन क्या होगी? एजम्पशन में पहला जो एजम्पशन है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन आवर इंडस्ट्री इज़ बेटर। कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर है। अगर बेटर होती तो फिर वो लोग ये बात ही क्यों करते? यहाँ पर जो बात की जा रही है उसको तो फिर करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। वो लोग तो उन वर्कर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि पहले से बेटर है। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला एजम्पशन है ये तो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा, ये सही नहीं हो सकता। दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा है कि इनडिसिप्लिन रिजल्ट्स इन ए पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा है कि अगर इनडिसिप्लिन पर काबू पाया जाए तो उन वर्कर्स की जो लाइफ है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो उन्होंने ये बात किस वजह से की होगी? मतलब इस वजह से की होगी कि इनडिसिप्लिन की वजह से लाइफ बेहतर नहीं है ना, इसी वजह से अगर उस पर काबू पाया जाए तो लाइफ बेहतर बनाई जा सकती है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 जो है वो सरासर गलत था, 2 बिल्कुल सही है, तो ओनली 2 इज़ इम्प्लिसिट, ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन 6 के स्टेटमेंट में कहा जा रहा है प्लीज़ कंसल्ट मी बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी। अब बात यह है कि कहा जा रहा है कि कंपनी से एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करें, मुझसे मशवरा ज़रूर करो, किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर करो, ये स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। ठीक है, अब एजम्पशन की तरफ आते हैं। एजम्पशन नंबर 1 है इफ़ यू मे टेक ए रॉन्ग डिसीजन इफ़ यू डोंट कंसल्ट मी। पहली बात, अगर तुमने मुझसे मशवरा नहीं लिया तो तुम गलत फैसला कर सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि उन्होंने हमें कहा है, स्टेटमेंट में कहा है ना कि मतलब किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर कर लेना। तो ये क्यों कहा होगा? ये बात इसी वजह से कही होगी कि मतलब उसको शक होगा कि भाई अगर इसने मुझसे मशवरा ना किया तो कहीं गलत फैसला ना कर दे। इसी वजह से ये पहला जो एजम्पशन है ये तो बिल्कुल सही माना जाएगा। दूसरे एजम्पशन की तरफ आते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक ए राइट डिसीजन। बिल्कुल करेक्ट, ये भी बिल्कुल सही होगा। इसकी वजह क्या? क्योंकि अगर उसने कहा है कि मुझसे मशवरा कर लो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले, तो उसका यही मतलब होगा ना कि वो चाहता होगा कि भाई ये सही फ़ैसला कर ले, ये गलत फ़ैसला ना करे। तो सही फ़ैसला करना वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट में हमें वार्निंग दी जा रही है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब सिगरेट पीना या तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मतलब वो मुज़र सेहत है। अब एजम्पशन की तरफ आते हैं। पहला एजम्पशन नॉन स्मोकिंग प्रोमोट्स हेल्थ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको टेक करेंगे, वो कहेंगे कि ये सही है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी वजह, इन्होंने सिर्फ हमें ये कहा था कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है।
ये नहीं कहा कि सिगरेट ना पीना आपको हेल्दी बनाता है, इस तरह की कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब कि ये हमारे पास जो इजम्पशन नंबर 1 मफरूज़ा 1 है ये गलत हो जाएगा, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है स्टेटमेंट के साथ। दूसरा, रियली दिस वार्निंग इज़ नॉट नेसेसरी, अब ये तो गलत हो जाएगा। अगर ये वार्निंग नेसेसरी ना होती, ज़रूरी ना होती, तो वो वार्निंग देते ही क्यों? उनका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ ना कि अगर वो बिला वजह आपको वार्निंग्स देते फिरे। वार्निंग ज़रूरी है, इसी वजह से वार्निंग दी गई है। इसका मतलब कि ये भी गलत और दूसरा भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा नेदर वन नॉर टू इम्प्लिसिट। 8 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउअडेज। मतलब ये हुआ स्टेटमेंट का कि आजकल बच्चे जो है वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनसे मतलब जुड़ जाते हैं, उनसे मुतासर हो जाते हैं, उनको अपना आइडियल मानने लगते हैं, इस तरह से आप कह सकते हो। एजम्पशन में फर्स्ट एजम्पशन क्या है? फर्स्ट है कि चिल्ड्रन कंसिडर टीचर एज देयर रोल मॉडल, ये पहली बात हो गई। और दूसरा जो है वो है कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम स्पेंट एट स्कूल। अब दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत? आपको आंसर पहले से नज़र आया होगा, मैंने लिखा है ओनली वन इज इम्प्लिसिट। वजह देके पहली बात है कि चिल्ड्रन कंसिडर टीचर्स एज देयर रोल मॉडल्स, ये बिल्कुल सही है। अक्सर ऐसा होता है कि चिल्ड्रन जो है वो टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, इसी वजह से जो है वो उनसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनसे मुतासर हो जाते हैं, तो ये बात तो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा जो इजम्पशन है वो है कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम स्पेंट एट स्कूल, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का ज़्यादा वक्त जो है वो स्कूल में गुजरता है, तो इसी वजह से वो टीचर से इंस्पायर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो शायद कुछ स्टूडेंट्स के जहन में होगा कि हाँ भाई ये बात तो सही है, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है कि हम घर आते आते मतलब आधे से ज़्यादा दिन गुजर जाता है, हमारा ज़्यादा टाइम स्कूल में गुजरता है बजाय कम घर के, जहाँ हम कम टाइम गुजारते हैं। लेकिन उस तरह से बात नहीं होगी। ये बात सही क्यों नहीं है उसकी वजह देके, ये इस वजह से गलत है कि स्कूल में जो आप टाइम ज़्यादा गुजारते हो, बेशक आप घर से ज़्यादा टाइम स्कूल में गुजारते होंगे, कॉलेज में गुजारते होंगे, लेकिन क्या वहाँ पर सिर्फ आपके टीचर्स के साथ आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर तो आपके मतलब जो रूममेट्स होते हैं, जो क्लास फेलोज़ होते हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, उनके साथ आपका टाइम टीचर की निस्बत ज़्यादा गुजरता है, तो फिर आप उनसे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होते? इसका मतलब कि ये जो 2 नंबर एजम्पशन है ये कम्प्लीटली गलत हो जाएगा और 1 एजम्पशन वो करेक्ट है, तो इसका मतलब होगा कि ओनली 1 इज़ इम्प्लिसिट। क्वेश्चन 9 में स्टेटमेंट में कहा जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविज़न इट्स एजुकेशनल वैल्यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के अलावा टेलीविज़न की जो एजुकेशनल वैल्यू है, मतलब इससे हम एजुकेशन के लिए कितना काम ले सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है। अब वो हमारी तवज्जो उसके एजुकेशनल वैल्यू की तरफ लाना चाहते हैं टेलीविज़न की, ठीक है, कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज़ ना किया जाए तो बेहतर है, इन्होंने ये कहा है। तो एजम्पशन में फर्स्ट वन, पीपल टेक टेलीविज़न टू बी ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, ये पहला। अब ये बिल्कुल सही माना जाएगा। उसकी वजह क्या है? उन्होंने अगर कहा है कि टेलीविज़न सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो उन्होंने ये क्यों कहा होगा? इसी वजह से कहा होगा कि लोग इसकी एजुकेशनल वैल्यू को इम्पॉर्टेंस नहीं देते होंगे ना, इसी वजह से हमें ये जो एजम्पशन है बिल्कुल सही मानना चाहिए, ये सही होगा, ठीक है। लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही टीवी यूज़ करते थे, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही होगी। अब दूसरी बात, अगर लोग एजुकेशनल वैल्यू को भी समझते तो वो ये बात कहते ही नहीं। दूसरी बात है कि द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविज़न इज़ नॉट रियलाइज प्रॉपरली, तो ये बिल्कुल सही होगा। दोनों एजम्पशन को आप देखें स्टेटमेंट के हिसाब से, दोनों बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका मतलब कि बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इफ़ यू ट्रबल मी आई विल स्लेप यू, ए मदर वार्न्स हर चाइल्ड। मतलब एक माँ अपने बच्चे को जो है वार्निंग दे रही है कि अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। अब यहाँ पर एजम्पशन में बात होती है विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हियर, ये तो पहली बात हो गई, बिल्कुल सही होगी ये बात, ये एजम्पशन बिल्कुल सही माना जाएगा। उसकी वजह क्योंकि मतलब माँ ने अगर बच्चे को वार्निंग दी है तो किस लिए दी है? वो इसी वजह से तो दी है ना कि वो अपनी वो शरारतों से बाज आ जाए, मुझे तंग ना करे। तो इसका मतलब विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर, ये बात सही होगी। हो सकता है कि वार्निंग से वो सुधर जाए, थप्पड़ के डर से वो उसको तंग करना बस कर दे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा ये मफरूज़ा। दूसरा,
आल चिल्ड्रन आर बेसिकली नाटी, ये बिल्कुल गलत होगा। उसकी वजह क्योंकि आल का लफ्ज़ आया है, हम एक बच्चे की शरारत की बुनियाद पर सारे बच्चों को शरारती नहीं कह सकते, कुछ बच्चे शरारती नहीं होते। इसका मतलब ये हमारे पास जो assumption फर्स्ट है वो सही आ जाएगा, ओनली वन इज़ इम्प्लिसिट। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट में है कि ए कार इज़ रिक्वायर्ड ऑन रेंट इन एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट की जा रही है कि हमें एक कार जो है वो रेंट पर चाहिए। एजम्पशन में क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर अवेलेबल ऑन रेंट। एडवर्टाइजमेंट में किसकी बात की गई, कार के बारे में, और यहाँ पर ये लोग ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। एक कार की वजह से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सारे व्हीकल जो है वो रेंट पर अवेलेबल होंगे। दूसरी बात, पीपल विल रिस्पॉन्ड टू द एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट की जा रही है तो किन के लिए की जा रही है, लोगों के लिए, तो लोग ज़रूर उसके, अगर किसी को इस एडवर्टाइजमेंट से किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो वो ऑब्वियसली उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जे होगा। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होगा, सेकंड असम्पशन सही होगा, और फर्स्ट वन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ओनली टू इज़ इम्प्लिसिट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है, बाई पेवर बटर आप एक कंपनी ए एन एडवर्टाइजमेंट इन ए मैगजीन, मतलब एक मैगजीन में जो है एडवर्टाइजमेंट की जा रही है कि कंपनी ए का खालिस जो बटर है वो आप ख़रीदें, ठीक है। अब एजम्पशंस को देखें, एजम्पशन नंबर फर्स्ट है, नो अदर कंपनी सप्लाइज पेवर बटर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। अगर सारी कंपनीज़ की बाकी कंपनीज़ के बारे में बात की जा रही है तो इसको हमने गलत मांगना होगा क्योंकि सिर्फ कंपनी ए की बात की गई है एडवर्टाइजमेंट में। ये नहीं कहा गया कि कोई और पेवर बटर नहीं बेचता इसी वजह से हमसे ख़रीदे, सिर्फ ये कहा गया कि हमसे पेवर बटर ख़रीद ले। अब दूसरा, पीपल रीड एडवर्टाइजमेंट, ये सही होगा, पीपल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते होंगे ना, इसी वजह से तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया होगा, इसका मतलब कि ये सेकंड बिल्कुल सही है, तो ओनली टू इज़ इम्प्लिसिट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, ऑफ ऑल रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एक्स ब्रांड हैज़ द लार्जेस्ट सेल। अब मतलब जितने भी रेडियो सेट्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे उसमें सबसे ज़्यादा सेल कौन से रेडियो का है, एक्स रेडियो का है, ये हमें कहा गया है स्टेटमेंट में। अब इस बात को तो अपने जहन में रख ले। एजम्पशन में क्या कहा जा रहा है, पहला एजम्पशन, द सेल ऑफ ऑल अदर रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज़ नोन। अब हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए तो ऑल का लफ्ज़ वगैरह आ जाता था, सब के बारे में बात होती तो मैं उसको क्रॉस कर लेता, तो हो सकता है कि इसको भी देखकर सारे स्टूडेंट्स कहे कि हाँ ये तो गलत होगा, ऑल की बात की जा रही है। लेकिन थोड़ा सा गौर करना, इन्होंने क्या कहा था कि इंडिया में जितने भी रेडियो सेट्स बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेल किसकी है, एक्स की, और यहाँ पर एजम्पशन है कि द सेल ऑफ ऑल अदर रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया इज़ नोट, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उसकी वजह उसकी ये है कि एक्स, अगर उनको पता है कि एक्स सबसे ज़्यादा सेल होता है तो ये कब तक पता होगा, अगर उनको बाकी रेडियो सेट्स के बारे में पता होगा तो तभी तो वो कह पाएंगे ना कि बाकी सबसे ज़्यादा सेल होने वाला एक्स है, इसका मतलब कि उनको सब रेडियो सेट्स की सेलिंग का पता है, इसीलिए एजम्पशन 1 बिल्कुल सही होगा। अगर सबका पता ना होता तो एक्स के बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि इसका सेल सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर रेडियो सेट इन इंडिया इज़ एज लार्ज एज एक्स ब्रांड रेडियो। हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट इसको भी सही कहे, लेकिन स्टेटमेंट में आप देखें, स्टेटमेंट में उन्होंने किस चीज़ की बात की थी, सेल की बात, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हुई थी। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो मैन्युफैक्चर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन दोबारा से रीड कर ले स्टेटमेंट को, ऑफ ऑल रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एक्स ब्रांड हैज़ द लार्जेस्ट सेल, ये कहा गया था। ये नहीं कहा गया कि हमारे पास जो है एक्स ब्रांड जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एजम्पशन 2 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एजम्पशन 1 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, एज एडवाइज टू बी गो टू लाहौर फ्राम, मतलब यूजिंग इस्लामाबाद द शॉर्टेस्ट रूट। मतलब ये हुआ कि ए बी को मशवरा दे रहा है कि लाहौर अगर जाना हो तुमने तो इस्लामाबाद के रास्ते से चले जाओ, वो तुम्हें मतलब सबसे जो है शॉर्टेस्ट पड़ेगा, सबसे कम रास्ता पड़ेगा वो आपको, ठीक है। तो एजम्पशन में पहला एजम्पशन क्या है, बी विशेस टू गो टू लाहौर, मतलब बी लाहौर जाना चाहता है, तो बी लाहौर जाना चाहता होगा तभी तो ए ने बी को एडवाइस दिया है ना कि लाहौर जाना है तो इस्लामाबाद के रास्ते से चले जाओ, वरना तो ए बी को इस तरह क्यों कहता। वो दोनों बात कर रहे थे, बातों में लाहौर की बात आई होगी, बी ने कहा होगा कि मैं लाहौर जा रहा हूँ या जाना चाहता हूँ, तो ए ने उसे कहा है अगर लाहौर जाना है तो कौन सा रास्ता यूज़ कर लो, इस्लामाबाद के रास्ते से चले जाओ। इसका मतलब पहला एजम्पशन सही होगा, बी लाहौर जाना चाहता है तभी ये बात उसको, तभी ये मशवरा दिया जा रहा है। दूसरा एजम्पशन क्या है, ए गिव्स एडवाइस टू एवरीबॉडी। अब ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी
कि इस बात की बुनियाद पर हम ये कहें कि ए जो है हर किसी को प्री मशवरे देता है, ये तो सही नहीं है। उसने बी को मशवरा दिया है तो हो सकता है बी उसका कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो या कोई जानने वाला हो। अब इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि वो हर किसी को मशवरे देता है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी ए के साथ हो जाएगी और उसके साथ हम ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, मतलब ये एजम्पशन सरासर गलत माना जाएगा। एजम्पशन 1 इज़ करेक्ट, तो ओनली 1 इज़ इम्प्लिसिट। क्वेश्चन 15 के स्टेटमेंट में कहा जा रहा है फिल्म्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। अब याद रखें, मैं खुद मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, अक्सर इन क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी मीनिंग का आपको पता नहीं होता। यहाँ पर मुझे इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग का पता भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी मीनिंग आपको बताए बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कुछ वर्ड्स की मीनिंग में मसला आ सकता है, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर कभी कभी बगैर किसी वर्ड के आप उसको समझ जाते हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फ़िल्म्स जो है वो लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इसको ऐसा मान सकते हैं स्टेटमेंट को। तो जब मैंने इसको ऐसा मान दिया तो एजम्पशन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द फिल्म्स आर द ओनली मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट। फ़िल्म जो है इंटरटेनमेंट का सिर्फ एक ज़रिया है, मैं इसको डायरेक्ट गलत मान लूँगा, ये कहना सरासर गलत होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि फ़िल्म जो है इंटरटेनमेंट का एक ज़रूरी मतलब वो है, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंटरटेनमेंट के लिए ये एक ज़रूरी पार्ट हो गया, इस तरह है। ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि सिर्फ फिल्म से ही बंदों को एंटरटेनमेंट मिल सकती है, बाकी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो ये हमारे पास पहला एजम्पशन जो होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा एजम्पशन है पीपल इंजॉय फिल्म्स, ये बात बिल्कुल सही होगी। लोग जो है फिल्मों को एंजॉय करते होंगे, तभी उन्होंने कहा है कि फिल्में जो है वो एंजॉयमेंट का या रिफ्रेशमेंट का ज़रिया है, ठीक है, इंटरटेनमेंट का ज़रिया है। इसका मतलब ओनली 2 इज़ इम्प्लिसिट और उस वर्ड की मीनिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 16 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर ऑफ द बस ए वार्निंग इन ए स्कूल बस। मतलब एक स्कूल बस में बच्चों को वार्निंग दी जा रही है कि दरवाजे से बाहर मतलब ना खड़े हो या बाहर जो है ना झुके दरवाजे से, ठीक है यार, इस तरह से आप मान सकते हो। एजम्पशन में क्या है, फर्स्ट वन, लीनिंग आउट ऑफ ए रनिंग बस इज़ डेंजरस। पहली बात, ये अगर वार्निंग दी गई है, वार्निंग किस लिए दी जाती है, मतलब किसी चीज़ में कोई ख़तरा होता है आपके लिए तो तभी आपको वार्निंग दी जाती है कि ऐसा ना करें, आपको ये नुकसानदा पड़ सकता है। तो इन्होंने लीनिंग के बारे में हमें वार्निंग दी है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लीनिंग जो है वो क्या है, रनिंग बस में लीनिंग करना वो डेंजरस हो सकता है। तो पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरा, चिल्ड्रन डू नॉट पे एनी हीड टू सच वार्निंग्स, मतलब बच्चे जो है इस तरह की वार्निंग्स को मतलब कोई तवज्जो नहीं देते, ये तो गलत हो जाएगा। अगर चिल्ड्रन तवज्जो नहीं देते तो फिर वार्निंग दी क्यों गई है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। बच्चों को तवज्जो देनी ही होगी वार्निंग पर, ठीक है, और बच्चों को वार्निंग इसीलिए दी जाती है कि वो उस पर तवज्जो दे और जो काम वो कर रहे हैं जो गलत है वो ना करे। ये सरासर गलत हो जाएगा। तो नंबर 1 एजम्पशन हमारा सही है, दूसरा गलत है, ओनली 1 इज़ इम्प्लिसिट आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ ही डज नॉट मेंड हिज वेज आई विल कॉल द पुलिस। मतलब अगर उसने अपने काम से काम नहीं रखा तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। मतलब ये कोई बंदा होगा, इसको तंग कर रहा होगा और उसके काम में दखल अंदाजी कर रहा होगा किसी तरीके से, इसी वजह से उसने ये बात कही है कि अगर उसने मुझे मतलब तंग करना ना छोड़ा, अपने काम से काम नहीं रखा, तो मैं क्या करूँगा, पुलिस को बुला लूँगा। अब नंबर 1 एजम्पशन, ही मे मेंड हिज वेज, ये पहली बात है। तो देखो उसने वार्निंग दी है कि अगर तुमने अपने काम से काम नहीं रखा तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, ये वार्निंग दे रहा है। तो यहाँ पर ही मे मेंड हिज वेज जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको अपने काम से काम रखना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि मतलब ज़रूर बस वो अपने काम से काम रखता होगा। हो सकता है कि ये बंदा बड़ा ही कमीना हो, उस पर इस वार्निंग का कोई असर ही ना हो, लेकिन मे का लफ्ज़ तो इस्तेमाल हुआ है ना, तो अगर कोई ज़रा सा भी उसमें वो हो तो वो मतलब उस वार्निंग से डर जाएगा, पुलिस के नाम से डर जाएगा और शायद उसको तंग करना छोड़ दे, अपने काम से काम रखे। तो ये पहला जो एजम्पशन है ये बिल्कुल सही है, ही मे मेंड हिज वेज। अब दूसरा, ही हैज़ बीन मेकिंग होएक्स कॉल्स टू मी, ये दूसरा एजम्पशन है कि मतलब होएक्स कॉल्स का मतलब ये हो जाएगा कि वो मुझे तंग करने के लिए डिफरेंट होएक्स की कोई भी मतलब मीनिंग आप चेक कर लो, उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन मैंने फिर कहा कि कुछ वर्ड्स को बग़ैर मीनिंग के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, आपको इसकी मीनिंग तक नहीं बता रहा कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस बात से नहीं डरना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज़ हो जाए और हमें उसकी मीनिंग ना आती हो तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ देना, इसको सॉल्व ही नहीं करना। यहाँ पर इस होएक्स कॉल्स की कोई बात नहीं की गई थी कि वो मुझे कॉल कर रहा है, तंग कर रहा है। कॉल की बात पुलिस के लिए की गई थी। इसका मतलब
कि ये जो एजम्पशन 2 है ये सरासर गलत होगा, इस तरह के मफरूज़े हम खुद से कायम नहीं कर सकते, तो सिर्फ 1 इम्प्लिसिट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डू नॉट टच स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स दे मे बी बम्स नोटिस बाय द सिटी पुलिस। मतलब अनजान चीज़ों को ना छुए, हो सकता है कि वो बम हो, ठीक है। ये सिटी पुलिस की तरफ से एक नोटिस जो है या लगाया गया है या लोगों के लिए एक नोटिस जो है वो शाया किया गया है। अब एजम्पशन क्या होगी, पहला एजम्पशन देखें, स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स आर हार्मलेस। अब ये तो बिल्कुल वो स्टेटमेंट से अपोजिट बात हो गई ना। स्टेटमेंट में उन्होंने वार्निंग दी है, मैंने आपको कहा वार्निंग उन्हीं चीज़ों के बारे में दी जाती है जो डेंजरस हो सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर पहला एजम्पशन ये लिखा है कि जो अनजान चीज़ें होती है वो नुकसानदेह नहीं होती, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। अगर नुकसानदेह ना होती तो वो नोटिस क्यों देते। दूसरी बात, दूसरा एजम्पशन ये है कि स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स मे बी टच बाय द पीपल। मतलब अनजान चीज़ों को हो सकता है कि कुछ लोग हाथ लगाए, अगर कुछ लोग ना लगाए तो चोर उचक्के वगैरह वो तो ज़रूर लगाएंगे, वो कहेंगे कि भाई अनजान चीज़ें हैं, चलो इसको उठा लेते हैं। तो मतलब हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये चीज़ें काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है, कोई इसके लिए मतलब इसका मालिक वगैरह भी नहीं है, तो हो सकता है ये मुश्तबा चीज़ें हो, तो वो पुलिस को बता देता है या किसी और को बता देता है या उसको खुद जाकर जो है वो टच कर लेता है। तो मतलब ये हुआ कि अनजान चीज़ों को लोग टच करते हैं, तभी तो उन्होंने ये नोटिस दिया है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट वन गलत था, दूसरा सही हो गया। तीसरा भी है इसमें, तीसरा क्या है, पीपल विल टेक नोटिस ऑफ दिस वार्निंग। तो ये कई क्वेश्चन में आ चुका है एडवर्टाइजमेंट और वार्निंग वगैरह के बारे में, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो किस लिए दिया है, ताकि लोग जो है उसका मतलब, या अगर उन्होंने वार्निंग दी है तो किस लिए दी है, ताकि लोग उसको नोटिस करें और उससे बचे, मतलब जो चीज़ उनके लिए ख़तरनाक है उससे बचे, तो पीपल उसको ज़रूर नोटिस करेंगे। ये भी सही हो जाएगा, 2 भी सही और 1 गलत। मतलब 2 and 3 आर इम्प्लिसिट इस क्वेश्चन में। 19 नंबर की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है आई थिंक शी हैज़ गॉन मैट लास्ट नाइट आई सा हर बर्किंग लाइक ए डॉग ए टेल्स बी अबाउट सारा। मतलब क्या हुआ, ए जो है वो बी को सारा के बारे में बता रहे कि मेरे ख्याल में वो पागल हो गई है क्योंकि लास्ट नाइट मैंने उसे देखा था कुत्तों की तरह भौंक रही थी। अब ए जो है बी को बता रहे हैं किसके बारे में, सारा के बारे में। गौर से सुनना बात को। अब एजम्पशन नंबर 1, सारा इज़ फ्रेंड ऑफ ए। हो सकता है बहुत से लोग इसको सही माने और वो इसके लिए लॉजिक ये देंगे कि वो कहेंगे कि भाई ए जो है वो बी को सारा के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब कि ए सारा को जानते हैं और ए उसका फ्रेंड होगा। जानने का ये मतलब नहीं होता कि वो उसका फ्रेंड हो सकता है कि ए सारा का रिलेटिव हो सकता है कि वो उसका पड़ोसी हो सकता है वो उसका भाई हो, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब फ्रेंड कहना ये हम अज्यूम नहीं कर सकते, ये हमारे पास ये एजम्पशन गलत हो जाएगी। दूसरा एजम्पशन है कि बी नोस सारा, बी जो है वो सारा को जानता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये इस वजह से सही होगा कि ए जो है वो बी को नाम लेकर सारा के बारे में बता रहे हैं कि सारा ने कल रात इस तरह किया था। तो बी को अगर सारा के बारे में बात बताई जा रही है नाम लेकर, तो इसका मतलब है कि बी सारा को जानता होगा, तभी तो ए बी को सारा के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो नोस सारा, ये सही है। तीसरा ये है सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक डॉग्स। अब इस पर बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। यहाँ पर बात यह है कि कुछ लोग कुत्तों की तरह नहीं भौंकते, ये कहा जा रहा है। तो देखो स्टेटमेंट में देखो, वैसे तो नॉर्मली ये कहना आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो ये कहीं बात नहीं की गई कि कुछ लोग जो है वो कुत्तों की तरह नहीं भौंकते, तो मतलब क्या हुआ। इस स्टेटमेंट में ए बी को क्या बता रहा था, उसने कहा उसको कि सारा पागल हो गई है क्योंकि मैंने उसे कल रात देखा था वो कुत्तों की तरह भौंक रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ए को ये बात जो है, ए और बी को जो है ये बात सही नहीं लग रही, मतलब वो उनको ये बात गलत लग रही है, कुत्तों की तरह भौंकना उनको गलत लग रहा है। मतलब ये तो एक मिसाल है ना, कुत्तों की तरह भौंकना, इस तरह नहीं कि वो कुत्तों की तरह भौंक रही थी, मतलब गुस्से में थी, इस तरह आप कह सकती हो। लेकिन स्टेटमेंट है उसको हमने मानना होगा। तो जो बार्किंग लाइक के डॉग की बात है तो वो उसके हिसाब से वो पागलों वाली हरकत है। मतलब हर कोई जो है ज़ीहोश इंसान ए के मुताबिक कोई सही बंदा ये हरकत नहीं करेगा। तो मतलब ये हुआ कि सारे लोग तो पागल नहीं हो सकते, तो सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक डॉग्स जो है वो स्टेटमेंट के लिहाज से करेक्ट है। तो बी नोस सारा और 3 जो है ये भी दोनों सही है और 1 जो है वो गलत है। इसका मतलब कि 2 and 3 आर इम्प्लिसिट। हो सकता है कि सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक डॉग्स में काफ़ी लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे स्टेटमेंट के लिहाज से 3 जो है वो सही लग रहा है। क्वेश्चन 20 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द प्राइसेस शुड फॉल आफ्टर मई बाय दैट टाइम द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन स्टार्ट ड्रॉपिंग इन इकोनॉमिस्ट।
मतलब एक माहिर माशियात कह रहा है कि जो कीमतें हैं अनाज की कीमतें हैं वो मई के महीने के बाद गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम उसकी डिमांड में कमी आ जाती है, और जब किसी चीज़ की डिमांड में कमी आती है तो उसकी कीमतें गिरती है। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, एक माहिर माशियात कह रहा है। स्टेटमेंट में हमसे ये कहा जा रहा है। एजम्पशन की तरफ आते हैं। एजम्पशन में पहली बात है कि प्राइस विल नॉट फॉल बिफोर मई। अब गौर से बात को देखना, उसने कहा था इकोनॉमिस्ट ने कि हो सकता है मतलब द प्राइसेस शुड फॉल। ऐसा नहीं था कि यकीनन ये मई के बाद जो है गिरेगी प्राइसेस, लेकिन वो कह रहा है, अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। मतलब अब वो बिल्कुल कंफर्म तो नहीं कह सकता ना, लेकिन चलो मई के बाद के लिए तो उसने कह दिया है। चलो मैं इस बात को मान रहा हूँ कि उसने कहा है कि मई के बाद प्राइसेस गिरेगी, तो चलो मैं इसको 100% सही मान लेता हूँ कि हाँ गिरेगी। लेकिन क्या उसने ये कहा है कि मई के पहले नहीं गिर सकती? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये असम्पशन कि द प्राइसेस विल नॉट फॉर बिफोर मई, ये गलत हो जाएगा, हम इसको सही नहीं मान सकते। हो सकता है कि मई से पहले भी कुछ प्राइसेस गिर जाए, हो सकता है अप्रैल में गिर जाए, ठीक है। अब दूसरी बात, द इकोनॉमिस्ट इज़ इन लिंक विद फार्मर्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो माहिर माशियात है उसका कंट्री के ज़मींदारों के साथ लिंक है, इसी वजह से उसने ये बात कही होगी। ये बात भी हम सही नहीं मान सकते। अगर एक इकोनॉमिस्ट है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसका जो है ज़मींदारों के साथ लिंक हो, तो वो उनसे पूछेगा कि हाँ भाई कब इसके डिमांड में कमी आएगी, तो उन्होंने उसको बताया होगा कि हाँ इस महीने में कमी आती है और इस महीने में प्राइसेस नहीं। इकोनॉमिस्ट जो होगा वो अपनी कैलकुलेशंस करेगा, वो जो है किसी चीज़ का मुताला करेगा, बाकायदा मुताले के बाद वो ये बात कहेगा। कंफर्म सोर्सेज से पिछले सालों का भी वो डेटा निकालेगा, तो अपने डेटा के हिसाब से वो कहेगा। तो ये बात कहना कि उसके फार्मर्स के साथ लिंक है, ये भी गलत हो जाएगी, और वन भी गलत। तीसरा, ए ड्रॉप इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स विल रिजल्ट इन ए ड्रॉप ऑफ सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ पर तीसरे में ये बात कही जा रही है कि चूँकि उसने तो कहा है कि मई के महीने में अनाज की डिमांड में कमी आ जाएगी, तो ये लोग कह रहे हैं कि जब डिमांड में कमी आएगी तो सप्लाई में भी कमी आ जाएगी। ये तीसरा एजम्पशन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बग़ैर सोचे टिक कर लेंगे कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि जब डिमांड में कमी आती है तो सप्लाई में तो ऑब्वियसली कमी आती है। लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि ये मैं स्टेटमेंट को देखकर चेक करूँगा। स्टेटमेंट में सप्लाई की कोई बात नहीं की गई है। नॉर्मली लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में होता यही है कि आप लोग डेली लाइफ को नहीं देखोगे, आप स्टेटमेंट को देखोगे कि उसमें क्या कहा जा रहा है। क्या स्टेटमेंट में कहीं पर सप्लाई की बात हुई है? नहीं, वहाँ पर सिर्फ डिमांड और उसकी मतलब कीमतों की, प्राइसेस की बात हुई है। सप्लाई की तो बात ही नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास गलत ही होगा। तो नॉन इज इम्प्लिसिट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, कोई इसमें इम्प्लिसिट नहीं है। क्वेश्चन 21 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द फाइनेंस कमीशन मस्ट ग्रांट मोर फंड्स टू अवर स्टेट। आफ्टर ऑल वी आर द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ओट्स टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, द सीएम ऑफ ए प्रोविंस। मतलब एक सूबे का सीएम, चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन को हमें जो है ज़्यादा फंड्स देने चाहिए, हमारे सूबे को ज़्यादा फंड्स देने चाहिए, क्योंकि हम और का मतलब दातें होती है, मतलब क्योंकि हम दातों के बहुत बड़े सप्लायर हैं। हम बाकी सारे सूबों को, बाकी सारे पाकिस्तान को जो है वो दातें सप्लाई करते हैं। अब बात क्या है? पहला एजम्पशन ये है कि द फाइनेंस कमीशन मस्ट ग्रांट मोर फंड्स टू आवर प्रोविंस। ये तो पहला है। अब ज़रा गौर करना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एजम्पशन के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट का ही कोई पार्ट आ गया एजम्पशन में तो वो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि एजम्पशन मफरूज़ा कायम करना होता है। तो द फाइनेंस कमीशन मस्ट ग्रांट मोर फंड्स जो है ये ऑलरेडी जो है टू ओवर स्टेट, ये तो हमारे पास पहले ही स्टेटमेंट में आ चुका था। ये तो उस सीएम की बात से ही ये बात ली गई है। इसका मतलब ये असम्पशन कम्प्लीटली गलत माना जाएगा। इसकी तरफ तो आप देखे बगैर कह दो कि ये गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से उठाया गया है। नंबर 2 है कि मोर फंड्स शुड बी गिवन टू द स्टेट डेट सप्लाई ओर्स। मतलब जो भी सूबे या जो भी स्टेट है वो हमारे उनको ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए अगर वो ओर्स को की सप्लाई करते हैं। तो ये बात कहना ये भी गलत हो जाएगी। सीएम क्या कह रहा है कि हमें ज़्यादा फंड मिलने चाहिए क्योंकि हम बाकी पाकिस्तान को भी और सप्लाई करते हैं, हम बड़े सप्लायर है उसके। लेकिन इसके हिसाब से हम ये कहें कि जो और सप्लाई करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए, ये बात तो कुछ नहीं बैठ रही ना। इसकी बुनियाद पर हम सब के लिए तो ये बात नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ अपने सूबे की बात कर रहा है। इसका मतलब कि ये हमारे पास कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। तीसरा, द सीएम हैज़ ऑलरेडी रिटन टू द फाइनेंस कमीशन आस्किंग फॉर मोर फंड्स। अब ये बात हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको गलत मान ले। कहा जाएगा कि सर यहाँ पर तो कोई बात इस तरह नहीं है कि इसने पहले से ख़त लेकर आए उसको कि मुझे मतलब ग्रांट दे दो। तो बात ऐसी है कि अगर सीएम कह रहा है कि हमें ज़्यादा फ़ंड्स मिलने चाहिए, फाइनेंस कमीशन को चाहिए कि हमें ज़्यादा फ़ंड्स दे,
तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे फ़ंड्स की ज़रूरत होगी, और अगर उसे फ़ंड्स की ज़रूरत है उसका मतलब उसने पहले कुछ लिखा होगा, तभी तो वो ये बात कह रहा है ना। मतलब उसे फ़ंड्स के मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमें ज़्यादा फ़ंड्स मिले, और भी ज़्यादा फ़ंड्स मिले, क्योंकि हम ओर्स के भी बहुत बड़े सप्लायर्स हैं। इसका मतलब कि ज़रूर उसने फाइनेंस कमीशन को कुछ लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेटमेंट की बुनियाद पर एजम्पशन 3 को सही मान लेंगे। क्वेश्चन 22 के स्टेटमेंट में है कि द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस एन एक्सपेंशन इन हिज मिनिस्ट्री शॉर्टली, ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक्सपेक्टेड है कि वो अब मिनिस्ट्री में एक्सपेंशन अनाउंस कर ले। मतलब उनका टाइम, अगर एक्सपेंशन का मतलब ये हो जाएगा कि वो अपनी काबीना को वसी कर ले, ठीक है। अब ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, और वो कह रहे हैं कि शॉर्टली ये अनाउंस हो सकता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ऐसी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। एजम्पशन में फर्स्ट वन क्या है? द न्यूज़पेपर हैज़ कोटेड ऑथेंटिक सोर्सेज। ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर बिल्कुल मतलब 100% कन्फर्म तो ये नहीं बता सकता, ना उसके पास इस तरह के ऑथेंटिक सोर्सेज होंगे। ऑथेंटिक सोर्स तो तब होती है अगर वज़ीर आज़म खुद ये बात कहता, लेकिन स्टेटमेंट में तो कहीं पर ये बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है। ये तो न्यूज़पेपर की अपनी रिपोर्ट है। इसका मतलब कि 100% ऑथेंटिक वाला जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? द न्यूज़पेपर है इज़ रिलायबल सोर्सेज फॉर द न्यूज़। ये सही हो जाएगा। अगर वो वज़ीर आज़म के बारे में कोई बात कह रहे तो मतलब कुछ ना कुछ रिलायबिलिटी तो होगी सोर्सेज में, तभी वो इतनी बड़ी खबर छाप रहे। लेकिन 100% ऑथेंटिक होना वो तो सही नहीं था, लेकिन रिलायबल हो सकते हैं जो उनके सोर्सेज हैं न्यूज़ के लिए, तो वो हम सही मान लेंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या है? द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर टू एक्सपेंड हिज कैबिनेट। देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ना होता तो फिर तो ये स्टेटमेंट में ही नहीं आ सकती थी ना। अगर स्टेटमेंट आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि कुछ देर में अनाउंस कर ले, अपनी काबीना को वसी कर ले, तो इसका मतलब उसके पास इख्तियार होगा, तभी तो वो ये अनाउंसमेंट कर सकता है। इसका मतलब कि थर्ड वन भी स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही माना जाएगा। तो 1 गलत हो गया और 2, 3 सही हो गया। इसका मतलब कि 2 and 3 आर इम्प्लिसिट। क्वेश्चन 23 में कहा जा रहा है यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चन विदाउट कंसल्टिंग ए डायग्राम। मतलब तुम बगैर डायग्राम के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ खास क्वेश्चन की बात की जा रही है। फिर कहा जा रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चंस नीड डायग्राम फॉर सॉल्विंग। ए टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स। मतलब एक उस्ताद अपने बच्चों को कह रहा है, अपने मतलब स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप जो है बग़ैर डायग्राम के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन बग़ैर डायग्राम के सॉल्व नहीं होते, उसके लिए डायग्राम चाहिए होती है। अब पहली बात, अजम्पशन नंबर फर्स्ट है कि द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टूडेंट ने अपने मतलब टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के बारे में कहीं ये नहीं कहा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो तो सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि कुछ खास टाइप के क्वेश्चन है जिनके लिए डायग्राम चाहिए होगा, तो पहला अजम्पशन गलत हो जाएगा। दूसरा है द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो टीचर ने कहा ही नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो सकते। वो कह रहा है सॉल्व हो सकते, लेकिन इनके लिए डायग्राम चाहिए होता है। तीसरी बात, सच क्वेश्चन आर डिफिकल्ट। बिल्कुल हम ये मान सकते हैं, क्योंकि टीचर ने क्या कहा है, देखिए ये स्टेटमेंट में कहीं नहीं आया कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। टीचर ने कहा तुम लोग बगैर डायग्राम के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन डायग्राम के बगैर सॉल्व नहीं होते, उनके लिए डायग्राम चाहिए होता है। इसका मतलब कि स्टूडेंट को जो क्वेश्चन की वो बात कर रहे हैं टीचर, वो मुश्किल है, तो तभी तो वो कह रहा है कि बगैर डायग्राम के नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम ये बिल्कुल सही मान लेंगे कि 3 जो अजम्पशन है वो सही है, बाकी 2 गलत थे। तो ओनली 3 इज़ इम्प्लिसिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 24 की स्टेटमेंट है यू शुड नॉट ड्रिंक विस्की, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ए टेल्स हिज फ्रेंड। मतलब ए अपने दोस्त को कह रहा है कि तुम्हें विस्की नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि और तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बस ये बातें की है कि तुम्हें विस्की नहीं पीना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये ए अपने दोस्त को बता रहा है। अब असम्पशन नंबर फर्स्ट क्या है? ए नोज अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ विस्की। बिल्कुल सही होगा। ए को जो है विस्की के नुकसानात का पता होगा, तभी तो उसको कह रहा है कि विस्की ना पियो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। दूसरी बात, विस्की इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जो कि सेहत के लिए मतलब मुज़र ना हो, ये बात होगी। तो वहाँ पर तो अपने दोस्त को मना कर रहा है कि ना पियो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। इसका मतलब कि ये तो गलत हो जाएगा, विस्की सेहत के लिए मुज़र है, तभी तो वो कह रहा है कि ना पियो। तीसरी बात, विस्की इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये भी सही होगा, विस्की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उसको मना कर रहा है कि इसको ना पियो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो 1 और 3 जो होंगे वो इम्प्लिसिट हो जाएंगे और 2 इम्प्लिसिट नहीं होगा। क्वेश्चन 25 है स्टेटमेंट कि आई हैव डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन काफ़ी, कि मैंने काफ़ी को छोड़ने का फैसला किया है। पीपल टेल मी दैट कैफ़ीन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया कि कैफ़ीन जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और ये क्या कौन कह रहा है? ये ए कह रहा है बी को,
ठीक है। तो अब पहली बात है कि काफ़ी कंटेंट्स कैफीन। मैंने आपको स्टार्ट में जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था तो वो बाबर आजम और सचिन तेंदुलकर वाली एग्जांपल मैंने दी थी, तो उसी को आप याद रखें। जो लिंक मिसिंग होता है हमें वही मालूम करना होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे काफ़ी छोड़नी चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं कि कैफीन जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि उसे काफ़ी छोड़नी चाहिए और कैफीन सेहत के लिए अच्छी नहीं हुई। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी में कैफीन होगी तभी तो वो काफ़ी को छोड़ेगा, क्योंकि लोग कैफीन के बारे में कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। इसका मतलब कि assumption 1 100% करेक्ट है। दूसरा, पीपल आर करेक्ट इन देयर व्यूज़ अबाउट काफ़ी, ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए जो है उसके मुताबिक पीपल अपने व्यूज़ के बारे में करेक्ट होंगे तो तभी तो वो कह रहा है कि मुझे काफ़ी को छोड़ना चाहिए। इसका मतलब कि 2 भी सही और 1 भी सही। तीसरी बात है कि बी में आल्सो भी कट डाउन ऑन काफ़ी, मतलब बी को भी काफ़ी छोड़ देनी चाहिए। अब ए जो है वो तो अपने थॉट्स के बारे में बी को बता रहे, उसे ये तो नहीं कह रहा कि तुम भी काफ़ी छोड़ लो, ऐसी तो कोई बात नहीं ना, उस बी के बारे में कहीं जिक्र आया है। इसका मतलब कि ये जो एजम्पशन होगा, जो नंबर 3 होगा, ये सरासर गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही थे, तो 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। 26 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि वी बाई यूज्ड इम्पोर्टेड आइटम्स कंटेक्ट अस एट द अर्लीस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट में कहा जा रहा है कि हम जो इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं जो यूज़ हुए हो उनको हम ख़रीदते हैं। तो अगर आपके पास हो तो मतलब हमसे रब्ता कीजिए जल्दी से जल्दी। तो एजम्पशन में फर्स्ट वन है कि यूज़ इम्पोर्टेड आइटम्स में नॉट बी यूज़लेस। मतलब जो इम्पोर्टेड आइटम्स इस्तेमाल हुए हो सकता है कि वो यूज़लेस ना हो, मतलब वो दोबारा भी इस्तेमाल हो सकते हो। तो वो दोबारा मतलब वो यूज़लेस नहीं होंगे तो तभी तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है ना। तो इसका मतलब कि ये सही माना जाएगा ये एजम्पशन। अगर वो यूज़लेस होते तो ये लोग उनका दिमाग तो ख़राब नहीं था कि वो उसको ख़रीदते, मतलब उनके लिए काम के होंगे तो तभी तो वो ख़रीदने की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सही होगा। दूसरा है कि देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू सेल यूज़ इम्पोर्टेड आइटम्स। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि यूज़ इम्पोर्टेड आइटम्स को बेचते हैं, वो उनको बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा है कि हम इम्पोर्टेड आइटम्स को ख़रीदना चाहते हैं, यूज़ इम्पोर्टेड आइटम को। तो अगर आपके पास हो तो हमसे रब्ता करें। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इसीलिए दी होगी कि कुछ लोग होंगे जो उसको बेचना चाहते होंगे ना, इसी वजह से इन्होंने उन लोगों को कंटेक्ट करने की कोशिश की है। ये भी सही है। तीसरा है कि द एडवर्टाइजमेंट विल बी रीड बाय पीपल हु मे सेल सच आइटम्स। मतलब जो ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के आइटम्स को बेचना चाहते हो वो उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ मुतवज्जे होंगे, उसको रीड करेंगे। बिल्कुल सही होगा, उन्हीं के लिए तो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसका मतलब कि ये तीनों सही है और हमारे पास 1 2 3 ऑल आर इम्प्लिसिट, वो सही ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 27 में है इफ़ ही प्रूव्स ए सिंगल चार्ज अगेंस्ट मी आई वॉ दैट आई विल क्विट पॉलिटिक्स फॉर एवर, सेड ए पॉलिटिशियन इन ए स्पीच। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से लग रहा है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि अगर उसने मेरे ख़िलाफ़ एक भी जो है चार्ज जो है वो प्रूव कर दिया तो मैं हमेशा के लिए पॉलिटिक्स यानी कि जो हमारी सियासत होती है उसको छोड़ दूँगा। ये एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान कह रहे अपनी तकरीर में, किसी के बारे में कह रहा है कि अगर उसने मेरे बारे में एक भी बात साबित की, जो मेरे ख़िलाफ़ उसने बातें की है, जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर उनमें से एक भी उसने साबित की तो मैं क्या कर दूंगा, मैं हमेशा के लिए सियासत जो है वो छोड़ दूंगा। ये तो वो सियासतदान कह रहा है। अब आते हैं एजम्पशन की तरफ, गौर करना है एजम्पशन पर। पहला एजम्पशन है कि द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द पॉलिटिशियन आर फॉल्स। हमेशा याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो सोचेंगे कि सियासतदान तो होते ही जो है वो झूठे हैं, वो तो हमेशा झूठ कहते हैं, ऐसा तो कोई सियासतदान कम से कम पाकिस्तान इंडिया में तो नहीं होता कि वो सच बोले। तो वो लोग डायरेक्ट इसको कहेंगे कि भाई ये असम्पशन तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिशियन जो है ये तो कभी सच बोलते ही नहीं है, तो इसके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ाम ज़रूर सच होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने क्या करना है, अपने दिल की बात नहीं करनी कि आपके दिल में जो आ रहा है। अगर आपको सियासतदानों से नफरत है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने स्टेटमेंट को देख कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़रूर ये बात याद रखें। लॉजिकल रीजनिंग में वो आपके जज्बात को मतलब वो करने की कोशिश करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस होता है। आप लोग ज़्यादातर सोचेंगे कि हाँ पॉलिटिशियन तो होते ही झूठे हैं तो ये इल्ज़ामात ज़रूर इसके ख़िलाफ़ सच होंगे, लेकिन इस तरह नहीं है। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, इफ़ ही प्रूव्स ए सिंगल चार्ज अगेंस्ट मी आई वो दैट आई विल क्विट पॉलिटिक्स फॉर एवर। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहा है वो पॉलिटिशियन, इसका मतलब उसको यकीन है कि उसके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात क्या है, झूठे हैं, वो फाल्स है। इसी वजह से तो वो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि अगर एक भी इल्ज़ाम मुझ पर साबित हुआ तो मैं पॉलिटिशियन
मतलब मैं पॉलिटिक्स हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये एजम्पशन बिल्कुल सही होगा। उसके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात उसकी नज़र में, ये एजम्पशन उसकी नज़र में हम देख रहे हैं, उसकी नज़र में ये इल्ज़ामात क्या है, झूठे हैं, तो ये बिल्कुल सही एजम्पशन होगा। सेकेंड वन है द चार्जेस लेवल अगेंस्ट द पॉलिटिशियन आर बियॉन्ड प्रूफ इवन इफ ट्रू। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सही करेंगे, वो लोग कहेंगे कि हाँ ये सही है, लेकिन याद रखो जब मैंने पहले कह दिया कि पहला एजम्पशन सही हो गया कि इल्ज़ामात जो है वो झूठे हैं, तो फिर अगर झूठे हैं तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि ट्रू हो गए, तो तब भी साबित नहीं होंगे, तो ये एजम्पशन गलत माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते स्टेटमेंट की बुनियाद पर कि अगर उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हो भी तो वो सही नहीं होंगे। नहीं, उसने इस तरह से बात की है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात है ही नहीं, ये झूठे हैं, तो जब झूठे हैं तो फिर ट्रू का कहाँ से सवाल आ गया कि वो उसको प्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है। तीसरा है कि द पॉलिटिशियन इज़ फेड अप पॉलिटिक्स। हो सकता है टू पर भी बहुत से लोग मुझसे एतराज़ करें, मतलब वो कहे कि टू जो है वो सही है, लेकिन मेरी नज़र में वन सही है, टू गलत है, क्योंकि पॉलिटिशियन के नज़रिए से हमने देखना है, स्टेटमेंट में हमें जो कह रहे हैं उसकी नज़रिए से देखना है। तीसरा है कि द पॉलिटिशियन इज़ फेड अप पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि पॉलिटिशियन पेड अप हो गया हो पॉलिटिक्स से, अगर पेड अप हो गया होता तो वो रिज़ाइन कर देता, फिर उसको स्पीचेस करने की क्या ज़रूरत थी, इस तरह चैलेंज करने की क्या ज़रूरत थी। तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, ओनली 1 इज़ इम्प्लिसिट होगा इस क्वेश्चन में। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्लियरली द जुडिशरी कैन नॉट प्रोवाइड ऑल आंसर्स बट इट सीम्स द पब्लिक वेयरली अप एन इनएक्टिव एग्जीक्यूटिव इज टर्निंग टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ लास्ट रिजल्ट। इन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल छपा हुआ है किसी अखबार में या किसी और चीज़ में, कहा जा रहा है कि जुडिशरी जो है वो सारे सवालों का जवाब तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो चूँकि एग्जीक्यूटिव से जो मतलब जो भी गवर्निंग बॉडी है उससे वो उनके इनएक्टिव होने की वजह से वो कहाँ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एक लास्ट रिजल्ट के तौर पर, मतलब आखिरी उम्मीद के तौर पर। इसका मतलब आप आखिरी उम्मीद ले सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कहा जा रहा है कि जुडिशरी मतलब सारे सवालों का जवाब तो नहीं है, मतलब सारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, लेकिन फिर लोग जो है वो अपने मतलब वो जो उन पर जो हुकूमत कर रहे हैं या जो भी लोग उन पर है ऊपर उनके इनएक्टिव होने की वजह से वो किस चीज़ का रुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट्स का रुख कर रहे हैं आखिरी उम्मीद के तौर पर कि वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। अब एजम्पशंस में क्या है, फर्स्ट एजम्पशन है द सुप्रीम कोर्ट इज़ अबव द एग्जीक्यूटिव। ये बात बिल्कुल सही होगी, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि लोग आखिरी उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और एग्जीक्यूटिव से वो लोग नाला है, मतलब जो मैनेजमेंट वाले हैं, एग्जीक्यूटिव है, जो भी उन पर बैठा हुआ है, जो कमरान है या जो कोई भी, तो वो उनके काम नहीं आ रहा, इनएक्टिव है। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो हो गया वो उस दूसरे से क्या होगा, वो उससे, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो उससे एबो होगा एग्जीक्यूटिव से, तभी तो वो उनकी आखिरी उम्मीद है लोगों की। अब दूसरा है कि द सुप्रीम कोर्ट इज़ मोर एक्टिव देन द एग्जीक्यूटिव। ये बात भी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियरली कहा गया था कि इनएक्टिव एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव जो था वो इनएक्टिव है, इसी वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उससे ज़्यादा एक्टिव है। तीसरी बात, द एग्जीक्यूटिव डज़ नॉट हैव सफिशिएंट पावर्स। इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी, कहा जा रहा था एग्जीक्यूटिव जो है वो इनएक्टिव है, ये नहीं कहा गया था कि उनके पास पावर्स नहीं है। इसका मतलब कि थर्ड वन गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। तो उम्मीद है हमने 28 क्वेश्चन किए, आप में से बहुत से मतलब स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन क्वेश्चन से, और उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि एजम्पशन के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। 2 बातें इसमें याद रखने की थी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। एक ये कि इसमें कभी आइदर आर केस नहीं लगता, एजम्पशंस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी में लग सकता है, उस पर बात करेंगे फिर। दूसरी बात मैंने ये की कि आइदर आर केस के अलावा इसमें कभी स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट भी आ जाए तो वो भी गलत होगा, वो एजम्पशन गलत माना जाएगा सॉरी। तो ये हमारे पास कंप्लीट वो 28 क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी, और मुझे उम्मीद है पूरी इसकी भी इंशाल्लाह कि अगर कभी इसका क्वेश्चन आ जाए एजम्पशन का तो आप उस लोग इसको सही कर पाएंगे इंशाल्लाह। कल अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।